राजबीर दर्जी लगावागा अर्जी और आगे संगठन की और सफेदों की हल्के की मर्जी। घर में बेटा पैदा हो सकता है, बेटी पैदा हो सकती है, कार्यकर्ता डेवलप करना पड़ता है, नेता डेवलप करना पड़ता है। लोकसभा में हमने हाफ किया और विधानसभा में साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की सुनवाई है। भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कार्यकर्ता को काम दिया जाता है। यहाँ जो जिसकी योग्यता, मैं तो एक ग्रामीण 100% ग्रामीण हूँ। मैं तो आप गांव में खड़े हो आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने वो जिम्मेवारी दी है जो लोग मतलब 20-30 साल मतलब करके नहीं कर पाते। आज मेरे को प्रदेश प्रवक्ता बना दिया पार्टी ने, अपना मेरे को मुख्य चेहरा बना रखा है। भाई अगर इसके मुख से कोई कुछ चीज़ निकलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ है। रड़क वाली राजनीति की बात करी तो ये कांग्रेस में नहीं, भाजपा में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ऐसा स्वीकार कर। तो संविधान बचाने की जो बात करते हैं, आज वो दिन है इमरजेंसी का जिसमें संविधान को ताक पे रख के इमरजेंसी लगाई गई, जिसमें विरोध की आवाज़ को, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो विपक्षी जो नेता हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट थे, सबको जेल में डालने वाली ये कांग्रेस थी। आज ये किस मुंह से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? तो मुझे तो हैरानी होती है इन लोगों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं एलडी स्वामी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ इस महीनों में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं और देश की सरकार भारत के लोगों ने चुन ली है और अभी हरियाणा के लोगों की बारी है कि वो चंडीगढ़ में किसकी सरकार बनाकर भेजेंगे। तो अभी मैं इसी कड़ी में सफीदो हलके के गांव पिलूखेड़ा मंडी में हूं और यहाँ मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजबीर रोहिला है। बातचीत करेंगे क्या स्थिति है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले आपको थोड़ा परिचय के लिहाज से राजबीर रोहिला के बारे में बताएं। तो एक कार्यकर्ता के रूप में, वैसे तो विस्तार से तो राजबीर से ही जानेंगे कैसे राजनीति में शुरुआत हुई और कहां तक सफ़र तय किया, लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते आप उनको टीवी में देख सकते हैं। हर एक भारतीय जनता पार्टी के जो डिबेट होती है, पार्टी का जहां पक्ष रखना होता है वहां डिबेट में आप राजबीर रोहिला को देख सकते हैं और पार्टी का पक्ष बड़ी बेखूबी से, बड़े बेबाक तरीके से रखते हैं। स्वागत है भाई साहब आपका ई समाचार में। भाई साहब बहुत बहुत आभार आपका, ई समाचार को आभार, मेरा ई समाचार के सभी दर्शकों को मेरी राम राम जी। किस तरह से शुरुआत हुई राजनीति में, क्या महत्वाकांक्षाएं थी, किस तरह से? भाई साहब महत्वाकांक्षाएं तो कुछ नहीं थी, क्योंकि जो उम्र थी उस टाइम तो अपना पता ही नहीं था राजनीति होगा की है, राजनीति का राय भी नहीं पता था। तो एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरुआत की थी करीब 27-28 साल पहले। उस टाइम तो मेरा ना ब्याह हुआ था, ना मेरी दाढ़ी दौड़ी हुई थी। ये तो दाढ़ी भी दौड़ी होली है और ब्याह भी होली है, बालक भी। तो मतलब मान ले 27 साल का एक लंबा पीरियड हो जाए। तो गाँव में बूथ पर बैठे थे हम, तो एक में मैं बैठा था, एक में मेरा भाई बैठा था और ऐसे ही हमारी पार्टी का उस टाइम कोई ज़्यादा वजूद नहीं था, लेकिन नहीं था हमारा बिल्कुल भी। हमारे पास तो कोई पर्ची बनवाने भी नहीं आता था। तो लेकिन एक जुनून था भाई, धीरे धीरे पार्टी का नियम समझा, संगठन में आए और संगठन ने हमें बार बार मौका दिया और संगठन की ही बदौलत मैं आज प्रदेश का प्रवक्ता हूँ और आप सबके सामने हूँ और लंबा संघर्ष किया, गोडे रगड़े हैं बिल्कुल। क्या स्थिति है हरियाणा प्रदेश की? आप पक्ष रखते हो पार्टी को, कई सारे मुद्दे विपक्ष उठा रहा है इस समय, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो क्राइम की बात हो, तमाम मुद्दों पर विपक्ष पार्टी को घेरता है, आपकी सरकार को घेरता है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी है और हमारी जो पार्टी है 240 सीट लेके आई है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम लोग स्थापित हुए हैं। हरियाणा में हमने 5 सीटें जीती, 5 सीटें हम लूज़ कर गए। वो लूज़ क्यों कर गए? वो विपक्ष का प्रोपेगेंडा था भाई संविधान का, और इन्होंने आरक्षण का जो एक भूत चढ़ाया बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं वो लोगों पे असर भी किया। और वो क्योंकि वो बोलते हैं झूठ बड़ी दूर तक जाती है, तो वो गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार के हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उन्होंने कल ओबीसी को 27% आरक्षण में जाने के लिए उन्होंने मदद करने का भरोसा दिलाया है कि भाई ओबीसी को हम आगे लेके जाएंगे और 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे 90 दिन के अंदर। तो ये बहुत बदलाव किया। 10 साल में हमने बहुत कुछ किया है। हरियाणा में कितना भ्रष्टाचार था, CLU गैंग था, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में वो करके दिखाया जो कभी 60 साल में भी नहीं होता और हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 14 लाख राशन कार्ड बनाए उन्होंने ऑनलाइन, फैमिली आईडी के माध्यम से, जिनकी आय 1,80,000 से कम है उनको राशन दिया जा रहा है। उनको अन्य सुविधाएं भी ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही है। विभिन्न पोर्टल बनाए जिन पोर्टलों के माध्यम से लोगों के घर बैठे काम हुए हैं। स्टेप 2
बिल्कुल ये लगा लो कि भाई आपकी सरकार आपके द्वार आ गई, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में कामयाब भी हुए हैं और हमने जो लोगों को 10 साल में डिलीवर किया है वो पब्लिक के सामने विकास कार्य आप देख सकते हैं। अभी भी ये सड़कें बनने लग रही हैं। 300 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने सफेदों को दिए थे, जबकि हमारा कोई विधायक नहीं है सफेदों में। हमारा विधायक आज तक बना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार हारते रहे हैं यहाँ सफेदों में। एक ऐसा क्लेवर है यहाँ कि भाई मतलब हम लोग यहाँ हार गए। हम कभी 1400 वोटों से हार जाते हैं, कभी 3000 वोटों से, कभी 5000 वोटों से। तो आगे भी यही रूटीन बना रहेगा, क्या लगता है? नहीं, हल्के का अपना एक क्लेवर है। हमारा हल्का राजनीतिक रूप से बड़ा सुदृढ़ है और यहाँ रड़क और फड़क की राजनीति होती है। तो यहाँ जो बार बार चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों को रिजेक्ट कर रखा है जनता ने, और उन कहीं ना कहीं एक वो दिक्कत है जिसकी वजह से हमेशा हम विपक्ष में रहे हैं। तो वो हमें बड़ा दर्द सालता है उस चीज़ का। भाई हमारा जो हल्का सत्ता पक्ष के साथ नहीं चल पाया, लेकिन हरियाणा के जो बीजेपी की सरकार के जो मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल जी रहे या नाय सैनी जी हैं, इन्होंने बराबर हर हल्के का ध्यान रखा। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में टीस होती है, भाई हमारा विधायक होता तो हम ये कर देते, हमारा विधायक होता तो हम ये कर देते, उसके पास चले जाते। राजवीर भाई, सफ़ीदों पे आएंगे। आपका सफ़ीदों से काफ़ी लगाव है, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों के साथ मिलने जुलने का काम आप करते हैं। लेकिन पहले हरियाणा की बात करते हैं। आज के समय में हरियाणा में विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि लोकसभा में हमने हाफ किया और विधानसभा में साफ करेंगे। कितना दावा में सच्चाई मानते हैं? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो किमें भी कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद साफ हो गए। उन्होंने पूरी कांग्रेस को साफ कर दिया, तो वो साफ कर सकते हैं। उन्होंने जब पूरी कांग्रेस के जो एक एक करके सभी नेता निकाल दिए, परिस्थितियाँ ऐसी बना दी उन्होंने कि उन्हें जाना पड़ा। अभी हमारे जो पूर्व में CLP लीडर रही, 4 बार जो विधायक रही किरण चौधरी जी आई हैं, उनके साथ क्या हुआ है? उनके साथ वो पूरे हरियाणा ने देखा कि भाई एक महिला को इन लोगों ने कैसे प्रताड़ित किया और कैसे दुखी होके उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा जिस पार्टी में उन्होंने 40 साल दिए। घर में बेटा पैदा हो सकता है, बेटी पैदा हो सकती है, कार्यकर्ता डेवलप करना पड़ता है, नेता डेवलप करना पड़ता है। तो ये चीज़ें सारी पब्लिक डोमेन में है कि हुड्डा साहब ने अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए पूरी कांग्रेस को कुर्बान कर दिया। और आप ये देखो, जो उनका 10 साल का कार्यकाल था, CLU गैंग कितनी हावी थी, कितने भ्रष्टाचार इन लोगों ने किए, कोई विकास के कार्य नहीं किए। मैं पिल्लू खेड़े में हूँ, हमारे एक ईंट नहीं लगाई उन लोगों ने 10 साल में। एक ईंट भी लगाई हो भाई, मतलब कि भाई कोई कॉलेज बना दिया हो, कोई स्कूल बना दिया हो, कुछ अपग्रेड कर दिया हो या कोई संस्था लेके आए हो, सिंगल एक ईंट नहीं लगाई। जो सरपंच मेंबर है वो काम करते रहते हो, एक रूटीन का काम हो, जब से देश आज़ाद हुआ वो काम चलता रहता है। लेकिन विकास के नाम पे उन्होंने कभी एक ईंट नहीं लगाई। अक्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद किया, नौकरियों में किया, रोजगार में किया, हर जगह उन्होंने ये चीज़ करने का काम किया। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने भर्तियां जो 5 नंबर दिए हैं उस पर फैसला है, उस पर भी विपक्ष काफ़ी हमलावर है पार्टी पर। नहीं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस चीज़ को बिल्कुल साफ कर दिया कि जो भर्तियों पे, मतलब मान लीजिए जो हमने भर्तियां की हैं, 5 नंबर उन भर्तियों में थे ही नहीं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है भाई अपना आप हाई कोर्ट में जाइए, तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे। वो एक सब जुडिस मामला है, तो मुझे नहीं लगता इस पर मैं कुछ ज़्यादा कह पाऊँगा। आप सफ़ीदों पर आते हैं, सफ़ीदों से आपका लगाव है, क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं, लोगों की भावनाएं क्या हैं, क्या चाहते हैं लोग, क्या दर्द है? लोग सत्ता पक्ष के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि भाई मतलब यहाँ रड़क निकाली जाती है। भाई जैसे LD ने पहले LD का हिसाब मिला दें हम, तो यहाँ का तो हिसाब मिलाने वाला है यहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अब की बार कमल खिलेगा और बिल्कुल 100% खिलेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ जो है ना कार्यकर्ता हम लोग ज़मीन से उठ के आए हैं। यहाँ हमने पता है लोगों की नब्ज़ का, भाईचारा, जो यहाँ भाईचारा का इलेक्शन होता है। यहाँ कोई मतलब जाति पाति नहीं, कुछ नहीं, सब बंधन टूट जाते हैं यहाँ। तो यहाँ तो सिर्फ ये है कि भाई अगर मान लीजिए भाई इसको हमने रड़क निकालनी है, तो सारा हल्का रड़क निकालने में लग जाता है। तो वहाँ कोई पार्टी भी मैटर नहीं कर पाती, कोई कुछ नहीं कर पाता। वो तो कितना बड़ा नेता हो, यहाँ से बड़े बड़े नेता हार के गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है मतलब सफेदों के लिए। तो क्या यहाँ सफ़ेदों में रसूख की राजनीति चलती है, या जो आम जो कार्यकर्ता हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनकी कहीं जो है सुनवाई होगी पार्टी में, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की सुनवाई है। भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कार्यकर्ता को काम दिया जाता है। यहाँ जो जिसकी योग्यता, मैं तो एक ग्रामीण 100% ग्रामीण हूँ। मैं तो आप गाँव में खड़े हो आज मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने वो जिम्मेवारी दी है जो लोग मतलब 20-30 साल मतलब करके नहीं कर पाते। आज मेरे को प्रदेश प्रवक्ता बना दिया पार्टी ने, अपना मेरे को मुख्य चेहरा बना रखा है। भाई अगर इसके मुख से कुछ चीज़ निकलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ है वो। तो ये बड़ी गर्व की बात है। भाई गांव में बैठा एक ग्रामीण बालक है, जो सामान्य परिवार से आता है, क्योंकि मेरी को राजनीति की, ना तो मेरा बाबू पॉलिटिक्स में था, मेरा बाबू तो मास्टर था।
ना मेरी माँ तो बिल्कुल अनपढ़ है। तो हमारे परिवार में तो मतलब 7 पीढ़ी तक भी कोई मतलब इलेक्शन वाला हमारा लवा ही नहीं था। भाई हमको राजनीति में जाओ, हम तो वोट गिरा करते बस वो एक नेता आए थे मेरे घर, नेता भी नहीं थे, वो कार्यकर्ता थे बेचारे उस टाइम। तो मेरे को लेके गए, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करा दिया। तो उसके बाद बस ये यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। तो क्या क्या आने वाले समय में चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं? आपकी पार्टी 9 साल ने राज किया है हरियाणा पर, 9.5 साल तक मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे, अभी नायब सिंह सैनी हैं। क्या क्या उपलब्धियां हैं पार्टी की जिनको लेके आप लोगों में जा रहे हैं? मैं खुद बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं। हमारे यहाँ कॉलेज था, 35-40 साल से मांग थी उस कॉलेज की, गर्ल कॉलेज की, जिसके लिए मतलब प्रयास लोगों ने भी किए होंगे, हमने भी किया। मैंने तो हर दरवाजे पे गया, मैं जसबीर देसवाल के भी गया, मैं दूसरों के भी गया, विपक्ष के नेताओं के पास, पक्ष के, हमारे यहाँ डिमांड है हमारी। तो निर्दलीय विधायक होते थे वो उस टाइम भी, तो वहाँ से भी मुझे थोड़ा सा सहयोग मिला। तो कुल मिला के हम एक कॉलेज लाने में कामयाब रहे। आज यहाँ 400-500 बच्चियाँ 5-6 साल से पढ़ रही हैं, हमारी हज़ारों बच्चियाँ ऐसे पढ़ के जा चुकी हैं। तो मैं मतलब मानता हूँ, मतलब मैंने थोड़ा सा योगदान दिया। और जो मेरे पास कोई समस्या लेके आता है, मैं ऑन द स्पॉट करता हूँ। बिल्कुल मैं ये नहीं करता भाई कल करेंगे आज करेंगे, भाई तेरा फैसला भी होगा। अगर मेरे पास बस का है तो तेरा काम हो जाएगा, नहीं तो मैं साफ नाट जाऊँ। भाई मैं गोली नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ हाँ भर ली तो उस काम के लिए मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ। आपने जैसे एक रड़क वाली राजनीति की बात करी, तो ये कांग्रेस में नहीं भाजपा में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ऐसा स्वीकार करते हैं? नहीं, हल्के की है हमारी, मतलब भाजपा कांग्रेस की नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस वाले ने भी अलग है हमारे यहाँ, कोई मतलब पार्टी विशेष का मतलब दायरा नहीं रहता यहाँ जब किसी को हराने पे आते हैं हमारे यहाँ। अब हम 25 साल से हम विपक्ष की राजनीति झेल रहे हैं यहाँ, वो हमारी मजबूरी है भाई, क्योंकि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें बार बार चुनाव लड़ना पड़ता है। वो उनको बैम है भाई तुम जीत जाओगे, जबकि हल्के ने जब 5-6 बार 2 बार 4 बार रिजेक्ट कर दिया आप लोगों को, तो आप इसे हल्का गलत क्यों दे रहे हो? ठीक है ना, जब भाई आपने देख लिया भाई सूत आंधी ने अलग अलग पार्टियों में भी जाके देख लिया, तो वो तो नेताओं ने और पार्टियों ने सोचना पड़ेगा भाई इन फ्यूज बल्बों को कब तक झेलोगे आप। राजवीर जी, एक बात और, कई चेहरे हैं जिनके अगर नाम लें तो वो दूसरी पार्टियों में सीएम के दावेदार थे, लेकिन यहाँ भाजपा में आते वो कहते हैं मैं तो सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। ऐसे क्या है पार्टी में, क्या मंत्र देते हैं कि वो सीएम का दावेदार भी आपकी पार्टी में आके कहता है कि मैं तो सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ? भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है, यहाँ अंत्योदय का विचार है। यहाँ पार्टी में भजन लाल जी को ये नहीं पता था भाई तुझे सीएम बनना है, मोहन यादव जी को ये नहीं पता था भाई तुझे सीएम बनना है। तो यहाँ पार्टी कब किसकी क्या मतलब जिम्मेवारी लगा दे वो उस कार्यकर्ता को भी नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ एक लक्ष्य है, पहले देश है उसके बाद पार्टी। अगर थोड़ा बहुत बच गए तो हम हैं। जैसे भाई महत्वाकांक्षा सब में होती हैं राजनीतिक, तो महत्वाकांक्षा के साथ साथ हम काम करते रहते हैं अपना। भाई पार्टी की नज़रें हर कार्यकर्ता के ऊपर है, वो कोई कम काम कर रहा है तो उसको कम दायित्व दे देंगे, ज़्यादा कर रहा है ज़्यादा दे देंगे। तो आप ये उदाहरण देख सकते हो, मनोहर लाल जी का किसी ने नाम नहीं सुना था, लेकिन मनोहर लाल जी अपना काम बरसों से कर रहे थे, दशकों से अपना काम कर रहे थे वो, तो पार्टी की नज़र थी उनके ऊपर और पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब नायब सैनी जी को ले लो आप, नायब सैनी जी ने मंडल से राजनीति शुरू की थी। आज एक गरीब का बालक, एक सैनी समाज जो ओबीसी समाज जो पिछड़ा समाज है, आज वो मुख्यमंत्री बना दिए पार्टी ने। तो पार्टी जिम्मेवारी देती है, हर किसी का नंबर आता है यहाँ। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने जैसे सैनी समाज पे भी जोर दिया, ओबीसी समाज पे भी जोर दिया, आरक्षण की भी आपने बात की ओबीसी समाज की। कहीं ना कहीं भाजपा जातीय कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है? कोई जातीय कार्ड नहीं, ये जो 500 रुपये की टंकी देकर ओबीसी ने भगा कर दे, ये उन लोगों का मुद्दा था। उन लोग ये सोचते थे भाई जनता बेवकूफ़ है, ठीक है ना भाई, तुमने इनको दे दिया 100 गज के प्लाटों के, झूठ बोली इन्होंने। असली काम नायब सैनी जी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया, अंत्योदय का। 7,000 प्लाट दिए, गेला कब्जा दिया, गेला कागज दिए। पहले क्यों नहीं दिए इन लोगों ने? इन लोगों ने सिर्फ बहकाने का काम किया और वो बहकाई में आए भी, क्योंकि हम 5 सीट लूज कर गए। लेकिन अब आज जनता समझ रही है भाई ये ढकोसला था इनका, क्योंकि संविधान को नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी बहुत ज़बरदस्त, भाई संविधान को अगर बाबा साहब भी आ जाए तो भी बदल नहीं सकते। तो ये लोगों ने एक प्रोपेगेंडा किया और वो संगठित रूप से किया। कितनी पार्टियां इकट्ठी थी, इंडी गठबंधन बना के इन्होंने वो एक माया जाल रचा, और उस माया जाल में भोली भाली जनता आई है, जिसका इफेक्ट हमें जिसका दंश हमें झेलना पड़ा हरियाणा में। संसद में संविधान की कॉपियां लहराई जाती है, वो संविधान को बचाने का दावा करते हैं कि हम संविधान बचाएंगे कुछ भी हो जाए। क्या ये जो संविधान बचाने की जो बात करते हैं, आज वो दिन है इमरजेंसी का, जिसमें संविधान को ताक पे रख के इमरजेंसी लगाई गई, जिसमें विरोध की आवाज़ को, चाहे वो मीडिया है,
चाहे वो विपक्षी जो नेता हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट थे, सबको जेल में डालने वाली ये कांग्रेस थी। आज ये किस मुंह से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? तो मुझे तो हैरानी होती है इन लोगों पर। भाई ये इतने बेशरम लोग हैं ये। भाई ये जिन लोगों ने संविधान को ताक पे रखा, नेहरू जी ने कितनी बार बदला, राजीव जी ने कितनी बार बदला, मनमोहन जी की सरकार ने कितनी बार बदला, सोनिया जी ने कितनी बार बदलवाया। ये तो वो लोग हैं जो कानून को फाड़ देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, जिन्होंने संविधान की, संसद की गरिमा को गिराने का काम किया। तो ये किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? मुझे तो मतलब खुद पे शर्म आती है। भाई कैसे लोग हैं ये, इतने इनको जिल्लत भी नहीं आती। चलो, बातचीत के लिए शुक्रिया राजवीर भाई जी। और अंत में वो दर्जी वाला डायलॉग आने दें। राजवीर दर्जी लगावागा अर्जी और आगे संगठन की और सफेदों की हल्के की मर्जी। धन्यवाद। बातचीत के लिए शुक्रिया है। हमारे साथ बेबाकी से बात रखी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजवीर रोहिला मेरे साथ थे।